हेलो दोस्तों, आपका मूवी टीवी में फिर से स्वागत है। आज मैं एस्केप प्लान नाम की अमेरिकन जेल एक्शन थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। कसम से ये मूवी देखकर आपको मजा आने वाला है। मूवी कोलोराडो के एक हाई सिक्योरिटी जेल में शुरू होती है। रे ब्रेसलिन नाम के एक कैदी से एक अलग कैदी बात करता है जो उसे जैक्स नाम के आदमी से चेतावनी देता है। उसके अनुसार जैक अगले दिन रे के साथ बहुत भयंकर लड़ाई शुरू करने वाला है। जैसा कि कैदी ने कहा था, जैक्स रे पर हमला करता है, लेकिन जल्द ही रे उस पर हावी हो जाता है। कराली बेइज्जती, रे लड़ाई जीतता है, लेकिन हंगामे के कारण जेल ऑफिसर्स ने उसे जेल के आइसोलेशन एरिया में डाल दिया। यह एक हाई सिक्योरिटी वाला एरिया है जिसमें केवल खतरनाक कैदियों को ही लाया जाता है। रे को फिर एक छोटे से कमरे में रखा जाता है जिसमें कोई खिड़की नहीं है और केवल एक टॉयलेट है। एक सिक्योरिटी कैमरे के जरिए उस पर हर समय नजर रखी जाती है। उनके पास केवल बाइबल रखने की ही अनुमति है। रे जल्दी से जेल से भागने का प्लान बनाने लगता है। उसने पहले ही जेल के लेआउट को एनालाइज कर लिया है और देखा कि हाई सिक्योरिटी वाला एरिया फायर गैरेज के बगल में है। इसके बाद उसने नोटिस किया कि जेल में पहरेदारों की कमी है, जिससे उसका काम आसान हो जाएगा। कई दिनों तक रे गार्ड्स को देखता है और उनके रेगुलर बिहेवियर पैटर्न का पता लगाता है, जिसमें ठीक 7 मिनट के लिए वो लोग बीड़ी फूकने जाते हैं। जानकारी के इन टुकड़ों के साथ रे यह पता लगाता है कि कौन से समय और किस रास्ते से भागना सबसे अच्छा होगा। अब उसे केवल किसी तरह अपने हाई सिक्योरिटी वाले जेल के दरवाजे का पासकोड पता करने का तरीका ढूंढना है। इसके लिए वह चॉकलेट मिल्क की पैकेजिंग से प्लास्टिक की एक पतली सी परत को फाड़ देता है जो उसे हर बार दी जाती है। खाने के साथ वह चुपके से प्लास्टिक की परत को टच पैड पर रख देता है और पासकोड के नंबर्स को पता कर लेता है। अमेजिंग भाई, मान गए आपको। हाथ में नंबर्स के साथ उसके लिए सीक्वेंस का पता लगाना आसान होता है। जेल के बाहर वो अपनी टीम को इन्फॉर्म भी कर देता है कि ठीक 4 दिन में वह भाग जाएगा ताकि वो लोग डिस्ट्रैक्शन कर दे। अंत में वह प्लान को अंजाम देता है। एक दिन जैसे ही गार्ड बीड़ी फूकने के लिए जाता है, वह सेल से बाहर निकलने के लिए पासकोड का इस्तेमाल करता है। फिर एक वेंट से वह फायर गैराज में आता है। इस समय उसकी टीम जेल के बाहर डिस्ट्रैक्शन के लिए आग लगाती है। फायरमैन फायर ट्रक को बाहर ले जाते हैं और रे खुद को ट्रक के निचले हिस्से में बंद करके उनके साथ बाहर जाने में कामयाब हो जाता है। फाइनली जेल से बाहर आने के बाद रे अपने दोस्त अबीगेल और हर्ष के साथ भाग जाता है। वे उसे एक टेलीफोन बूथ के किनारे छोड़ देते हैं जहां पुलिस उसे ढूंढती है और गिरफ्तार करती है। हालांकि इससे पहले कि वे रे को वापस जेल ले जा सके, लेस्टर क्लार्क नाम का एक आदमी वहां पर एंट्री मारता है और रे को जाने देने के लिए गार्ड से बात करता है। आगे सीन में हम लेस्टर और रे को जेल के हेड से बात करते हुए देखते हैं और हमें ये पता चलता है कि रे वास्तव में ब्रेसलिन क्लार्क नाम के एक सिक्योरिटी फर्म का मालिक है। बहुत पहुंची हुई चीज है जो जेलों के सिक्योरिटी को टेस्ट करती है। वह कोई क्रिमिनल नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो एक कैदी के रूप में कई जेलों में जाता है ताकि यह जांचा जा सके कि जेल में भागने की जगह है या नहीं। इन सालों में उसने एक ऐसे आदमी के रूप में रेपुटेशन हासिल की है जो किसी भी जेल से बच सकता है। जेल का गार्ड रे के फीडबैक से सरप्राइज्ड है और थैंकफुल भी है, जिससे वे जेल की सुरक्षा को और भी बेहतर बना सकते हैं। मीटिंग के बाद रे 5 महीने के बाद पहली बार अपने ऑफिस में चरण रखता है। वह कंप्यूटर की दुनिया की सबसे बेवकूफी भरी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है और अपने दोस्त को इम्प्रेस करता है। उनके बिजनेस पार्टनर लेस्टर ने CIA ऑपरेटिव जेसिका मिलर के साथ एक मीटिंग रखी है। वह चाहती है कि रे गायब हुए लोगों के लिए एक नई टॉप सीक्रेट जेल को टेस्ट करे और यह शर्त रखती है कि वो और उसकी टीम जेल की लोकेशन नहीं जान सकती। वे डील के लिए उसे लाखों डॉलर ऑफर करती है, लेकिन रे को इस आइडिया पर डाउट है। वह केवल तभी जाने के लिए सहमत होता है जब उसका पार्टनर लेस्टर उससे रिक्वेस्ट करता है। वह उसे एंथोनी पोर्टो नाम के एक स्पेनिश आतंकवादी की नकली पहचान देते हैं। जिस दिन उसे जेल जाना होता है, प्रोटोकॉल के अनुसार अबीगेल उसके हाथों में ट्रैकर लगा देता है। हालांकि उसे किडनैप कर लिया जाता है और ड्रग दिया जाता है, फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है, इसलिए उसकी लोकेशन अब किसी को नहीं पता। रे के होश खो देने पर गुंडे ट्रैकर को उसकी बाह से हटा देते हैं, जिससे उसे खतरनाक वाला दर्द होता है। जब वह जागता है तो रे खुद को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कांच की सेल में पाता है और उसके चारों ओर सेम सेल्स बनी हुई है और कई कैदी हैं। मूविंग कैमरों के जरिए उन पर नजर रखी जा रही है। फिर रे को जेल वार्डन हॉप से मिलने के लिए लाया जाता है जो अपना परिचय देता है। रे कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसे बताया गया था कि जेल वार्डन मार्श नाम का एक आदमी है। ये जानते हुए कि कुछ गलत है, रे अपने इवोल्यूशन कोड बोलता है जो उसे इमरजेंसी में जेल से बाहर निकालता है। हालांकि वार्डन इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है और उसे कैदी घोषित कर देता है। जेल के बाहर अबीगेल और हर्ष रे का पता लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। जेल में वापस आने के बाद
कैदियों को बेबीलोन एरिया में जाने के लिए कहा जाता है। सभी गार्ड एक जैसे मुखौटे पहनते हैं और उन्हें अपनी पसंद के किसी भी कैदी को फुल्लम फुल मारने की अनुमति है। कुछ समय बाद एमिल नाम का एक कैदी रे से बात करता है जो उसे मारने की चेतावनी नहीं देता। चलो कोई तो अच्छा आदमी निकला। वह यह भी कहता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसे केवल इसलिए कैद किया गया है क्योंकि कुछ लोग उसके बॉस मेनहाइम के बारे में उससे जानकारी लेना चाहते हैं। रे अब यह मानने लगा है कि यह जेल क्रिमिनल्स को नहीं रखती है बल्कि एक टॉर्चर चैम्बर है जहां अमीर लोग अपने दुश्मनों को भेजते हैं। वह आइसोलेशन एरिया में आगे की जांच करने का प्लान बना रहा है, इसलिए रे और एमिल वहां भेजे जाने के लिए लड़ाई शुरू कर देते हैं। वार्डन इसे कैमरों में से देखता है और उनको लड़ाई करते देख बहुत खुश होता है। और कौन नहीं होगा मेरा भाई, तुम्हारा तो काम ही यही है। ये इतिहास के सबसे महान WWE मैच की तरह है। जल्द ही उन्हें आइसोलेशन एरिया में भेज दिया जाता है जो एक छोटा सा कमरा है और एक टॉर्चर चैम्बर की तरह है। कमरा एक ओवन की तरह काम करता है जिसका टेम्परेचर एक इंसान की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। इसका काम ज्यादा परेशान करने वाले कैदियों को बहुत कमजोर बना देना है। वार्डन अपना वही काम करता है, दोनों कैमरों के जरिए से गर्मी में तड़पते हुए लोगों को देखना। चैम्बर में एक दिन के बाद डॉक्टर केरी नाम का एक जेल डॉक्टर रे से मिलने आता है। वह उसके लिए थोड़ी चिंता रखता है, लेकिन जब रे ने उससे उसकी लोकेशन पूछी तो उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद एमिल और रे को कमरे से बाहर कर दिया गया। चैम्बर में अपने समय के दौरान रे ने पाया कि उसके फर्श में ज्यादा सुरक्षित एल्यूमिनियम के बजाय स्टील के रिवेट्स है, इसलिए वह एमिल से एक मेटल की प्लेट चुराने के लिए कहता है जिसका इस्तेमाल वह रिवेट्स खोलने के लिए कर सकता है। वार्डन के साथ एमिल की अगली मीटिंग पर वो उससे उसके बॉस मेनहाइम के बारे में पूछता है। फिर से एमिल जानबूझकर वार्डन को पागल बना देता है और गार्ड जबरदस्ती उसके गले में पानी का पाइप डाल देते हैं। जब उसे टॉर्चर किया जा रहा है, एमिल मेटल का एक टुकड़ा ले लेता है। मीटिंग के बाद वह इस एहसान के बदले वो रे का प्लान जानने की मांग करता है। रे ने बताया कि वह जेल के स्ट्रक्चर को एनालाइज कर रहा है और इस बात पर पहुंचा है कि यह जगह अंडरग्राउंड है, इसलिए यदि वह बोल्ट को बाहर निकालता है और अपना रास्ता ऊपर की ओर बनाता है तो वह जमीन तक पहुंचने में सफल हो सकता है। उसकी प्लानिंग सुनने के बाद एमिल का मानना है कि रे उसे भागने में मदद कर सकता है। वे जल्दी से इस प्लान को अंजाम देते हैं और आइसोलेशन चैम्बर में वापस भेजे जाने के लिए लड़ाई शुरू करते हैं। ये इनका फेवरेट काम है कसम से। वहां रे ने कैमरे से छुपते हुए रिवेट को खोलना शुरू किया। काम पूरा होने के बाद वह गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एमिल को चैम्बर को बजाकर सिग्नल देता है। फिर एमिल चीखना शुरू कर देता है जिससे हर कोई उसकी ओर देखता है, जबकि रे ने अपने कैमरे को अपने मुंह में रखी हुई एक कागज की बॉल से ब्लॉक कर दिया। वह एंड में वेंट में जाता है और अपना बाहर जाने का रास्ता बनाता है। वह गलती से एक पाइप तोड़ देता है जिससे चैम्बर में पानी भर जाता है। जब रे आखिरकार बाहर निकलता है तो वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि जेल समुद्र के बीच में एक बड़े कार्गो शिप में है। बाप रे! इससे पहले कि कोई उसे देख पाता वह जल्दी से अंदर चला जाता है। पानी के लीक होने से आइसोलेशन चैम्बर में बाढ़ आ जाती है जो गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करता है और उसके लिए बिना पकड़े वापस आना आसान हो जाता है। अगले सीन में हम रे के दोस्तों अबिगेल और हश को रे के लापता होने के बारे में लेस्टर से बात करते हुए देखते हैं। वह देखते हैं कि रे को उसके काम के लिए दिया गया चेक बाउंस कर दिया गया था। इसके अलावा जिस लड़की ने रे को नौकरी ऑफर की थी वह संपर्क से बाहर है। वे लेस्टर को उसे ढूंढने के लिए कहते हैं, लेकिन लेस्टर ने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि रे अपना काम कर रहा है। बाद में हम लेस्टर को जेल वार्डन से बात करते हुए देखते हैं और लेस्टर रे को जीवन भर के लिए जेल में रखने के लिए कहता है। यह पता चलता है कि लेस्टर लालची है और कंपनी को अपने पास रखना चाहता है और इसका मालिक बनना चाहता है, इसलिए उसे रे को जेल भेजने के लिए नकली डील करनी पड़ी। हालांकि अबिगेल और हश ने हार नहीं मानी और रे की तलाश करते रहे। हश को द टॉम नाम की एक इल्लीगल प्राइवेट जेल के बारे में पता चलता है जिसमें लोग अपने दुश्मनों को डालते हैं। यह वास्तव में वही जेल है जिसमें रे है, लेकिन हश को जेल की लोकेशन नहीं मिल रही है। वापस जेल में चले तो रे और एमिल गार्ड के रूटीन को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, जो उनके लिए मुश्किल है क्योंकि सभी गार्ड एक जैसे मास्क पहनते हैं। वे ऐसा कई दिनों तक करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकालते हैं। अब उन्हें यह पता लगाना होगा कि वे दुनिया के किस हिस्से में है ताकि वे बचने की प्लानिंग तैयार कर सके। रे जेल के डॉक्टर से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बजाय
वह एक कार्डबोर्ड पेपर को चुपके से सेक्सटेंट के रूप में यूज करने का और शिप के लैटिट्यूड को निर्धारित करने के लिए बाहर निकालता है। सेक्सटेंट का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें डेक के टॉप पर होना होगा, इसलिए रे और एमिल एक मुस्लिम कैदी जावेद अफरीदी से उनके प्लान में उनकी मदद करने के लिए कहते हैं। बाद में जावेद वार्डन को जासूस बनने का ऑफर देता है। बदले में वह वार्डन से कहता है कि वह उसे खुली हवा में अल्लाह से प्रार्थना करने दे। उसके असली इरादों को ना जानते हुए वार्डन हाँ कर देता है और उसे बाहर जाने देता है। अबे क्या गुंडा बनेगा रे तू। जावेद तब सेक्सटेंट का इस्तेमाल करता है और शिप के लैटिट्यूड का पता लगाता है। इस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए रे ने निष्कर्ष निकाला कि वे मोरक्को के पास अटलांटिक ओशन में है। वह और एमिल अभी भी लोकेशन के बारे में श्योर नहीं है, लेकिन उन्हें जल्द ही एक प्लान के बारे में सोचना होगा। एमिल का कहना है कि मोरक्को में उसका एक दोस्त है जो उसका बहुत जिगरी और कर्जदार भी है। अगर उन्हें किसी तरह कोई मैसेज मिला तो वह और उनकी टोली उन्हें बचाने जरूर आएगी। रे फिर से जेल के डॉक्टर से मिलता है और उन्हें इस बार उनकी मदद करने के लिए राजी कर लेता है। बाद में रात को डॉक्टर एमिल के दोस्तों को ईमेल भेजता है जो उन्हें अपना लोकेशन देता है। यह आखिरकार वह दिन है जब वे प्लान को अंजाम देते हैं। सबसे पहले जावेद वार्डन को ब्लॉक में होने वाले दंगे के बारे में एक झूठी इंफॉर्मेशन देता है। वार्डन अपने सभी गार्ड्स को ब्लॉक में भेज देता है और बेबीलोन एरिया में केवल 2 लोग छोड़ देता है। रे सही समय देखता है और बेबीलोन एरिया में दंगा शुरू कर देता है। जल्द ही हर कोई जगह में लड़ना शुरू कर देता है और रे, एमिल और जावेद डेक के टॉप पर भागने का मौका ढूंढते हैं। वार्डन ये नोटिस करता है और कार्गो में लॉकडाउन शुरू करता है। इससे पहले कि तीनों ऊपर पहुंच पाते, लॉकडाउन के कारण दरवाजे बंद हो जाते हैं। वहां एमिल के आदमी भी उन्हें बचाने के लिए अपने हेलीकॉप्टर में पहुंच जाते हैं, लेकिन शिप के अंदर गार्ड और ग्रुप गोलीबारी में शामिल हो जाते हैं। इस प्रोसेस में एक जावेद को गोली लग जाती है और वह आगे नहीं बढ़ सकता। रे जल्दी से एक प्लान के बारे में सोचता है और एमिल को जावेद के साथ रहने के लिए कहता है, जबकि वह बिजली काटने के लिए कंट्रोल रूम में जाता है। इस तरह डेक के ऊपर के दरवाजे फिर से खुल सकते हैं। उसके जाने के बाद जावेद एमिल को उसके बिना जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह जानता है कि वह इतना घायल है कि उसे जिंदा नहीं निकाल सकते। एमिल मन मार के वही करता है जो वो कहता है। कुछ समय बाद गार्ड जावेद के पास आते हैं और उसे मार डालते हैं, लेकिन उसी समय रे बिजली बंद कर देता है और एमिल को डेक के टॉप पर लाने में मदद करता है। एमिल हेलीकॉप्टर की ओर भागता है जिसे गार्ड्स द्वारा गोली मारी जा रही है। जल्द ही वह और उसके दोस्त रे के बाहर आने का इंतजार करते हुए गोलियां बरसाकर टाइम पास कर रहे हैं। रे हालांकि एक टैंक में शिप के अंदर फंस गया है। गार्ड हर जगह उसकी तलाशी कर रहे हैं, इसलिए वह बाहर निकलने के बजाय खुद को समुद्र में बहा लेता है। एमिल का हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है और वह रे को पानी में तैरते हुए देखते हैं। उसकी मदद के लिए वह हेलीकॉप्टर की सीढ़ी नीचे फेंक देता है। रे सीढ़ी पर चढ़ जाता है और शिप पर तेल के टैंकों में आग लगा देता है। ये एक विस्फोट का कारण बनता है जो वार्डन और उसके आदमियों को मार देता है। अंत में दोनों सुरक्षित रूप से हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं और मोरक्को के तट पर उतरते हैं। एक कार उन्हें लेने आती है और हैरान करने के लिए जेसिका, वही लड़की जिसने उसे जेल में नौकरी का ऑफर दिया था, उससे बाहर निकलती है। वह और भी हैरान हो जाता है जब एमिल कहता है कि वह उसकी बेटी है। तब ये पता चला कि एमिल वास्तव में मेनाइम है, जिसे हर कोई अपना बॉस समझता था। उसने अपनी पहचान के बारे में झूठ बोला था ताकि उसके दुश्मन उसे मार न डाले। जेसिका जानती थी कि उसके पिता जेल में हैं। जाने से पहले जेसिका रे को बताती है कि उसका बिजनेस पार्टनर लेस्टर जेल वार्डन के साथ जुड़ गया था और उसने रे को हमेशा के लिए जेल में रखने की मांग करी थी और वह वास्तव में उसके साथ हेराफेरी कर रहा था। अगले सीन में हम रे और अबिगेल को एक साथ देखते हैं। अबिगेल ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि लेस्टर को जेल के सीईओ के रूप में नौकरी ऑफर की गई थी यदि रे जेल से बाहर नहीं आ पाता तो। ये जानने के बाद कि रे बच गया, लेस्टर भागने के लिए अपना बैग पैक करता है, लेकिन हश और अबिगेल ने उसका पता लगाया और रे की बदला लेने की प्लानिंग बनाई। फिर हम लेस्टर को एक कार में हश के द्वारा हमला करते हुए देखते हैं। जब वो जागता है तो वह खुद को अभी भी कार के अंदर ही पाता है, लेकिन पता चलता है कि उसकी कार एक बड़े कार्गो शिप में है जो एक अननोन डेस्टिनेशन की ओर जा रही है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।